नमस्कार, आज है 3 मार्च, दिन मंगलवार और वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस, लेकिन सबसे पहले वो खबरें जो बनी हैं आज की हेडलाइंस। लगातार भेष बदल रहा है भगोड़ा अमृतपाल। पुलिस ने अलग अलग चेहरे की तस्वीरों को किया जारी, बिना पगड़ी के भी आया नजर। अमृतपाल केस को लेकर पंजाब हाईकोर्ट सख्त, पुलिस को लगाई फटकार। पूछा, जब थे इतने केस फिर कैसे भाग गया अमृतपाल। मान सरकार ने भगोड़े पर लगाया एनएसए। दिल्ली सरकार के बजट को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी। आज पेश होना था बजट। केजरीवाल ने कहा, बजट रोकना संविधान के खिलाफ। ममता बनर्जी का केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा ऐलान। कोलकाता में 29 मार्च को अंबेडकर मूर्ति के सामने देंगी धरना। बोली, करूंगी केंद्र की तानाशाही का विरोध। मंगलवार को बाजार में रहा हैप्पी वाला मूड माहौल। सेंसेक्स करीब 450 अंक उछलकर बंद। निफ्टी में भी 125 अंकों की तेजी। भारत में नेक्स्ट जनरेशन हुंडई वर्ना लॉन्च। 20 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज, 65 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स। कार की शुरुआती कीमत 11 लाख रुपए के करीब। तो 21 मार्च के दिन भर कैसी रही सुर्खियों की हलचल, खबरों की हलचल, पूरे दिन की कहानी आपको बताते हैं टॉप न्यूज में। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने ऑपरेशन अमृतपाल के सफल ना होने पर नाराजगी जताते हुए पूछा कि पंजाब पुलिस के 80,000 जवान क्या कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि अब तक अमृतपाल सिंह फरार है, ये पंजाब पुलिस की खुफिया नाकामी है। हाईकोर्ट में पंजाब के एजी ने कहा कि अमृतपाल पर एनएसए लगाया गया है। उधर सरकार ने 72 घंटे बाद आधे पंजाब में दोपहर 12 बजे के बाद इंटरनेट शुरू कर दिया है। तरन, फिरोजपुर, मोगा, संगरूर, अमृतसर में इंटरनेट और एसएमएस सेवा 23 मार्च दोपहर 12 बजे तक बंद रहेंगी। हाईकोर्ट में अब 4 दिन बाद इस मामले की सुनवाई होगी। अमृतपाल सिंह से जुड़ा हुआ एक वीडियो भी सामने आया है और इसमें वो टोल प्लाजा पर कार की अगली सीट पर दिखाई दे रहा है। उसे एक टोल बूथ से आई फुटेज में कार में साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस बीच अमृतपाल के जिस ब्रेजा कार में फरार होने का शक है उसे बरामद कर लिया गया है। शाहकोट के मनप्रीत मन्ना के घर से गाड़ी बरामद की गई है। गाड़ी से पुलिस को बंदूक, कारतूस, वॉकी टॉकी सेट भी मिला है। अमृतपाल ने भागने के लिए बाइक का इस्तेमाल किया था। पुलिस के मुताबिक अमृतपाल ने नांगल आम्बियन में कपड़े भी बदले और भाग गया। पुलिस ने भागने में मदद करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने साफ कहा है कि पंजाब की शांति व्यवस्था पर बुरी नजर रखने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सीएम भगवंत मान ने कहा कि कुछ लोगों ने शांति भंग करने की कोशिश की, जिन्हें पकड़ लिया गया है। इधर संसद में हंगामे के बीच में आज राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई लगातार 7वें दिन स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बोलना था, लेकिन बाकी सदस्यों ने राहुल गांधी की माफी की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। इस बीच सभापति जगदीप धनखड़ ने 23 मार्च तक के लिए राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया। लोकसभा की कार्रवाई 25 मिनट तक चली, फिर विपक्ष की नारेबाजी के बीच इसे भी 23 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी दोपहर 1 बजे अपने चैम्बर में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। दिल्ली विधानसभा में बजट पेश करने को लेकर मची अफरा तफरी के बीच केजरीवाल सरकार को बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली के बजट को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दे दी है। केजरीवाल सरकार ने बजट पर सोमवार को गृह मंत्रालय ने केजरीवाल सरकार के बजट पर रोक लगा दी थी। उसके बाद से दिल्ली में बजट को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जमकर घमासान हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक एलजी के जरिए गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से विज्ञापन समेत 3 मुद्दों पर जवाब मांगा था। इस पर दिल्ली सरकार ने रिप्लाई नहीं किया था। इसके चलते बजट अप्रूव नहीं हो पाया। इस पर केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी तक को चिट्ठी लिखी थी। दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया को फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले की सुनवाई 25 मार्च को होगी। इस दौरान सिसोदिया की सीबीआई जमानत मामले में वकील दयान कृष्णन ने दलील दी है कि मोबाइल फोन सीज हो चुका है, ऐसे में अब जमानत पर रिहाई का आदेश दिया जाए। आपको बता दें कि सीबीआई और ईडी दोनों ही शराब नीति केस की जांच कर रहे हैं। फिलहाल सिसोदिया 22 मार्च तक ईडी की कस्टडी में है।
चुनाव आयोग जल्द ही एनसीपी यानी कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेशनल पार्टी स्टेटस का रिव्यू करने जा रहा है। संभव है कि रिव्यू के बाद इस पार्टी को मिला राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म हो जाएगा। मोटे तौर पर इस पार्टी का आधार महाराष्ट्र में माना जाता है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उस पार्टी को दिया जाता है जिसके कैंडिडेट्स ने लोकसभा या विधानसभा चुनाव के दौरान कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट हासिल किए हों। इसके अलावा उसका कम से कम 4 लोकसभा सीट जीतना जरूरी होता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के ऑफिस में 2 बार फोन करके ऑफिस को उड़ाने की धमकी दी गई है। इस संबंध में गडकरी के ऑफिस ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। 2 महीने पहले जिस व्यक्ति ने धमकी दी थी उसी ने फिर से धमकी दी है। इसके बाद नितिन गडकरी के कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही नितिन गडकरी के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इस बात की पुष्टि नितिन गडकरी के ऑफिस ने की। और अब बात करते हैं कवर स्टोरीज की। देश के कई राज्यों में अन्नदाता कुदरत की मार झेल रहा है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। ज्यादातर किसानों की फसलें या तो खेत में खड़ी हैं या फिर कटाई के बाद उन्हें खेत में रखा गया था, लेकिन आसमानी आफत ने सारी फसलें बर्बाद कर दी। किसानों ने माफ कीजिएगा, अब सरकारों से मदद की गुहार लगाई है और इसके बाद अलग अलग राज्यों की सरकारों ने किसानों को मदद देने का भरोसा भी दिया है। कहीं बारिश, कहीं ओले तो कहीं तूफान। कुदरत की मार से कराह उठे किसान। फसल पकने से पहले ही किसानों के अरमान पर गिरे ओले। बेमौसम बारिश, बर्बाद हुई अन्नदाता की रोजी रोटी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, यूपी और दिल्ली समेत कई राज्यों में बेमौसम बारिश किसानों पर मुसीबतों का पहाड़ बनकर टूटी है। कई दिनों से हो रही लगातार बारिश से खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश की वजह से किसानों की खेत में तैयार फसल के गिरने से किसानों पर आफत का पहाड़ गिर पड़ा। खेतों में मक्का और गेहूं की फसल जमींदोज हो गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बर्बाद फसलों का सर्वे कराने और किसानों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। हमने तत्काल जहां जहां ओलावृष्टि हुई टीमें सर्वे के लिए भेजती हैं। आरबीसी 6-4 के अंतर्गत राहत की पूरी राशि हम अपने पीड़ित किसानों को देंगे। उत्तर प्रदेश में भी किसानों पर बेमौसम बारिश की मार पड़ी है। खेतों में खड़ी गेहूं की फसल गिरने से किसान परेशान हैं। बेमौसम बारिश मटर समेत दूसरे तिलहनों की फसलों पर भी पड़ी है। बेमौसम बारिश से किसानों का यूपी और एमपी जैसा ही हाल हरियाणा में भी है। करनाल में हुई तेज बारिश के बाद घरौंदा अनाज मंडी में खुले में रखी सरसों की फसल पानी की चपेट में आ गई। किसानों ने मंडी प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। भले ही किसान को सरकार मदद देने का पूरा भरोसा दे रही है, लेकिन किसानों की मेहनत पर कुदरत ने पानी फेर दिया है। किसानों को राज्य सरकार से मिलने वाली मदद कब तक मिलेगी? फसल नुकसान का सर्वे कब पूरा होगा? इस बारे में अब तक कोई पुख्ता समय सीमा तय नहीं की गई है। लिहाजा किसानों के जख्मों पर सरकारी मरहम कब लगेगा, कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और बेमौसम बारिश की वजह से महाराष्ट्र के नासिक में अंगूर की फसल को भारी नुकसान हुआ है। नासिक से जी मीडिया संवाददाता योगेश खरी की रिपोर्ट देखिए। पूरी दुनिया में करीबन 32 कंट्रीज में अंगूरों का एक्सपोर्ट किया जाता है, वो नासिक जिलों से। और इसी नासिक जिले में बेमौसमी बारिश की वजह से अब अंगूर बाग जो है वो सख्ते में है। आप देख सकते हैं कि यह है काले अंगूर का बाग, जिसमें अंगूर जो है वो ब्लैक अंगूर, ब्लैक ग्रेप्स करके फेमस है, जिसे खाने के लिए कई अरब कंट्रीज जो है वो तरसती है। वहाँ पे उनके यहाँ पे ये भेजा जाता है। लेकिन आप बेमौसमी बारिश की वजह से देख सकते हैं कि किस तरह से अंगूर खराब हो गए हैं। बारिश लगने की वजह से उनका जो बढ़ना है वो बंद हो गया है। और जो अंगूर गोल और मीठे होने चाहिए
तो वो मिठास उसकी कम हो गई है और जिससे क्वालिटी जो है वो खराब दिखाई दे रही है, जिससे अंगूर की जो प्राइस है वो करीबन आधी हो चुकी है। 50 से 60 रुपए किलो ऐसे बेचते जाने वाला यह एक्सपोर्ट क्वालिटी का अंगूर आज 20 से 25 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। साथ साथ ग्रीन अंगूर जो है, जिसे टेबल ग्रेप्स के नाम से जाना जाता है, उनकी भी हालत जो है वो खस्ता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अंगूर छोटे छोटे रह चुके हैं, बाद में बढ़ने के जो आसार है इसमें दिखाई नहीं दे रहे। साथ साथ में जो बीमारी है वो उन पौधों पे दिखाई दे रही है, जिससे अब आने वाले दिनों में ये अंगूर की मिठास कम हो सकती है। साथ साथ ठंड जो है वो नासिक ज़िले में बढ़ गई है। करीबन 4-5 दिनों से देखें तो 13 से 15 डिग्री टेम्परेचर जो है वो मिनिमम यहाँ पर आजकल हो रहा है, जिसकी वजह से अंगूर की बाग बचाना किसानों के लिए बड़ा मुश्किल बन रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट बबन के साथ योगेश खरे, जी मीडिया, नासिक। अब सरकार का ये कहना है कि फसल का नुकसान इतना ज्यादा भी नहीं हुआ है, लेकिन कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन करने के लिए आपको बाबा नागार्जुन की एक प्रसिद्ध कविता सुनाते हैं। इसके शब्द इस तरह से हैं कि एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म फसल क्या है। यानी लाखों हाथों के स्पर्श और हजार हजार खेतों की मिट्टी के गुण मिलकर एक फसल बनती है। इतनी मेहनत लगती है इस फसल को सींचने के लिए। आसमान दिल खोलकर जब पानी बरसाता है तो किसानों की पीढ़ियां तर जाती हैं, जिंदगी तर जाती है। लेकिन विडंबना यह है कि अगर यही पानी बेमौसम बरस गया, बिन बुलाए आ गया, तो पीढ़ियां गुर्बत और चिंताओं की अंधेरी खाई में खो जाती हैं। बेमौसम बारिश की यही आफत इन दिनों किसानों की कमर तोड़ रही है। अब सवाल यह है कि आखिर किसान के नुकसान की भरपाई कैसे हो? क्या सरकारी नीतियों में बदलाव करना होगा? क्या फसल बीमा से कुछ मुमकिन हो पाएगा, या फिर स्टेटस को ऐसे ही रख दें कि हर साल बेमौसम बरसात होगी, हर साल ओलावृष्टि होगी, हर साल सूखा पड़ जाएगा, हर साल बाढ़ आ जाएगी और इसी तरह से किसानों की फसल बर्बाद होती रहेगी? ये तो किसानों की नियति है। क्या इसे नियति का चक्र मानकर इसी तरह से छोड़ दिया जाए, या फिर कुछ किया भी जा सकता है? और उस किए जाने में बीमा कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है या निभा रहा है? इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं कृष्णवीर चौधरी साहब, जो कि अध्यक्ष हैं भारतीय कृषक समाज के। चौधरी सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका आकलन, आपकी बातचीत हो रही होगी किसानों से, कितना नुकसान इस बार बेमौसम बरसात से हुआ है, फिर हम प्रयासों पर और क्या कुछ किया जाना चाहिए उस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल नुकसान इस बेमौसम बरसात से कितना हुआ है सर, क्या खबर मिल रही है आपको? देखिए, इसमें जो खेत में खड़ी हुई फसल है और जहां आंधी तूफान और ओला पड़ा है, उसमें नुकसान बहुत हो रहा है। कुछ जिलों में ज़्यादा है, कुछ जिलों में कम है। ये तो स्थितियां उस पर है जितनी तेजी से हवा और ओला पड़ता है। जानकारियां ये आ रही हैं कि मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में और पंजाब में ये नुकसान, ये उत्तरी भारत में काफ़ी बड़े पैमाने पर किसानों को हो रहा है। जहां तक नासिक का अभी मैं रिपोर्ट देख रहा था, मेरी बात महाराष्ट्र हो रही थी, उनका ये कहना है कि साहब हमारे अंगूर के बगीचों को भारी नुकसान हुआ है। तो जब महाराष्ट्र में भी नुकसान है, उत्तरी भारत में भी नुकसान है, जहाँ जहाँ बारिश है, ओला जो पड़ा है, उससे भी नुकसान हो रहा है। देखिए, जो फसल बीमा योजना को शुरू करने का उद्देश्य था वो बहुत साफ था कि किसानों का जो नुकसान है उसकी भरपाई की जाए। अब पूरे गांव का नुकसान अब होगा तो वो फसल बीमा कंपनियां उसको भुगतान करती हैं। उसका जीपीआरएस सर्वे है, जियो टैगिंग है। मेरा तो बराबर यह निवेदन रहा है सरकार से कि हर किसान के हर खेत का बीमा उसी तरीके से हो जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल का, स्कूटी तक का होता है, तो उसको कवर नोट दिया जाए। अभी तक तो स्थिति ये है कि इन फसल बीमा कंपनियों की जो कार्यालय होने चाहिए वो न ब्लॉक में है न जिलों में है। तो
उन परिस्थितियों को अगर हम देखते हैं तो किसानों का एक ये भी शिकायत है कि साहब हमारा जो पिछले साल का नुकसान हुआ वो कंपनियों ने भरपाई नहीं किया। तो अब जैसे पंजाब की बात मैं करूं, पंजाब सरकार ने तो फसल बीमा योजना को लागू नहीं किया अपने यहाँ। अब उनका क्या मानना है ये तो उनकी अपनी बात है, लेकिन जब नुकसान हो रहा है तो अब पंजाब के किसान की क्या गलती है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों ने तत्काल अधिकारियों को नुकसान का जायजा लेने के आदेश दिए हैं, जो अपने अपने तहसील में अपने अपने ब्लॉक के हर गांव में जहां नुकसान है उसका सर्वे करने के लिए टीम लगा दी गई। सर आपने सही कहा सर। सर मैं कृष्णवीर जी आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। आपने बड़ी मार्के की बात कही कि कई राज्यों में तो फसल बीमा लागू ही नहीं है। मैं थोड़ा सा अभी जो वस्तु स्थिति है जो केंद्र सरकार ने कहा है, अभी केंद्र सरकार भी कह रही है कि साहब नुकसान कुछ तो हुआ है, उनको नजर आ रहा है, लेकिन राज्यों से विस्तृत रिपोर्ट जब मिलेगी उसका आकलन किया जाएगा और फिर उस हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। अच्छा, मुआवजा भी दो तरह का है। एक राज्य सरकारें जो कि राज्य आपदा कोष से देती हैं जिसे SDRF कहा जाता है, और एक जो केंद्र सरकार है वो राष्ट्रीय आपदा राहत कोष यानी कि NDRF के तहत देती है। अब मुआवजा तो हमने देखा है कि मुआवजा तो छिप नहीं सकता, सरकार घोषणा करती है, प्रावधान भी है तो मिल जाता है। लेकिन किसानों की सबसे बड़ी समस्या यह है सर, जिसने फसल बीमा लिया भी होता है उनको कागजी उलझनों में इतना उलझाया जाता है कि समय पर उन्हें क्लेम नहीं मिल पाता। ये जो रिपोर्ट्स आती हैं किसानों की तरफ से, जो दर्द आता है, इस दर्द से आप कितना वास्ता रखते हैं? क्या आप इसकी ग्राउंड रियलिटी बता सकते हैं सर कि समय पर क्लेम नहीं मिलता, इसलिए क्या मतलब ऐसे बीमा का? मैं देखिए इस मुद्दे पर कई बार बीमा कंपनियों के साथ और भारत सरकार के अधिकारियों के साथ मैं ये कह चुका हूं कि इसका एक समय सीमा, टाइम बाउंड होना चाहिए कि इतने दिन के अंदर किसानों को बीमा राशि का भुगतान किया जाना आवश्यक है। होता क्या है कि केंद्र सरकार अपना हिस्सा दे देती है, लेकिन कुछ प्रदेश सरकारें अगर अपना हिस्सा, आधा हिस्सा प्रदेश सरकार को वहन करना होता है, अगर वो अपना हिस्सा अदा नहीं कर पाते प्रदेश सरकार, तो वो मामला अटका चला जाता है। ये चीजों को समय के साथ एक लिमिट फिक्स करनी पड़ेगी जब तक हम टाइम बाउंड नहीं करेंगे। और फिर मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि हर खेत की फसल के नुकसान के लिए कवर नोट दिया जाए और उसके नुकसान की भरपाई उसी तरह की जाए जैसे बीमा कंपनियां दूसरे सामान की और दूसरी चीजों की करती है। कवर नोट नहीं मिलता, पैसा कट जाता है और उसके पास कोई सबूत नहीं होता। कई बार ये होता है कि किसान ने फसल कुछ बो रखी है और बीमा में बैंक ने जो है बीमा करा लिया और उसने कुछ और चढ़ा दिया। तो ये चीजें अब वो कहते हैं कि मिसमैच कर रही है साहब, फसल ये है खेत में और हमारे इसमें रिकॉर्ड में ये चढ़ा हुआ था। ये जो चीजें हैं ये नुकसानदायक बात है। तो मेरा तो मत बहुत साफ है कि हर खेत का हो और हर किसान को कवर नोट दिया जाए, एक समय सीमा तय की जाए कि इतने दिन के अंदर जो है भुगतान करने के लिए कंपनियां बाध्य होंगी। जब तक हम कानूनी रूप से बाध्य नहीं करेंगे तो किसान के परेशानी होगी। अब आप एक बात बताइए, किसान ज्यादा पैदा करे तब मरा, सूखा पड़े तब मरा, ओला पड़ा तब मरा, बाजार की ताकतें उसका शोषण अलग करती हैं, तो उसको तो चारों तरफ से मारा जाता है। आखिर क्या वजह है? आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। छत्तीसगढ़ में 2 रुपए किलो टमाटर बेचने के लिए किसान को मजबूर किया गया, और इधर जो गाजीपुर की मंडी और ये यूपी बॉर्डर की मंडी है, वहां 24-25 किलो के टमाटर की पेटी पर कमीशन एजेंट 50 रुपए प्रति पेटी कमीशन ले रहा है, जिसे ना आंधी है, ना तूफान है, ना सूखा है, ना ओला है, ना खेत है, ना जुताई है, ना डीजल है, ना खाद है, ना दवाई है, जिसको कुछ नहीं करना। तो व्यवस्थाओं में सुधार जब तक नहीं होगा तब तक किसान ऐसे मरता रहेगा। आखिर कब तक इन पुरानी व्यवस्थाओं ने, जिन्होंने किसानों को बर्बाद कर दिया। मुझे दुख होता है अपने उन मित्रों पर जो ये कहते हैं कि साहब मंडी जो है जरूरी है। अरे मंडी जरूरी है, लेकिन किसान का बर्बादी का क्या हो, उसके लिए कौन अपराधी है? बाजार में जो शोषण किया गया उसके लिए कौन अपराधी है?
प्रकृति की मार अलग, बाजार की मार अलग, हर तरीके से किसान परेशान है। आज बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल समय सही कहा। आज है, सुधार की तत्काल आवश्यकता है। ये सुधार किस लेवल पर हो सर? क्योंकि हम जब पढ़ते हैं कि एक फसल बीमा की प्रवृत्ति इस देश में आखिर क्यों नहीं है, क्यों हमारा किसान, जब बीमा जैसी सहूलियत मौजूद है तो फिर क्यों हमारा किसान बीमा नहीं ले रहा? पता चलता है कि बीमा वो लेता है, उसको क्लेम नहीं मिलता है। अभी हमारी कई किसानों से बातचीत हुई, साफ तौर पर कपास का अगर कोई किसान महाराष्ट्र में कपास का बीमा लेता है, वहां पर ओलावृष्टि हो गई, अतिवृष्टि हो गई, बेमौसम बारिश आ गई, फसल बर्बाद हो गई, साफ तौर पर दिख रहा है, उसके बावजूद उनको क्लेम नहीं मिलता। तो ये जो इग्नोरेंस है सामने से ही आखिर क्यों है? हम जब डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था सर, तो बड़े सिंपल डॉक्यूमेंट इन्होंने मांगे हुए हैं। वो कहते हैं आप क्लेम फॉर्म भर दीजिए, आप लैंड रजिस्ट्रेशन पेपर्स दे दीजिए या पट्टा नंबर दे दीजिए, आप ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, आधार दे दीजिए, बैंक डिटेल्स दे दीजिए, जो बुआई की डिक्लेरेशन है वो दे दीजिए। ऐसा लगता है कि बड़ी सिंपल चीजें हैं। इतने कागजात जमा करने के बावजूद आखिर क्लेम क्यों नहीं सेटल होते हैं सर? क्या ये मानसिकता है, लापरवाही है, लाल फीताशाही है या हिटलर शाही है सर? ये कंपनियों का बदमाशी है। मैं खुले शब्दों में कह रहा हूं कि ये कंपनियों का फ्रॉड है। और ये जो प्रशासनिक व्यवस्था है जो लाल फीताशाही की है, उनके साथ वो अपना मिली भगत करके इस तरीके से ये सब जो चल रहा है, इसी में सुधार की आवश्यकता है। उस जिले के, उस ब्लॉक के अधिकारी की जिम्मेदारी भी तय करें प्रदेश सरकारें, और कंपनियों की भी जिम्मेदारी तय करें प्रदेश सरकारें। तब वो समय के साथ जो है किसान के नुकसान की भरपाई करने की जिम्मेदारी तय की जाए, तभी बचेगा किसान। बट सर, ये जो पॉलिसी है, ये तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पॉलिसी है, उसकी छत्र छाया में सब हो रहा है। 2016 से चल रहा है। सरकार ने कहा कि आप जो है पॉलिसी ले लीजिए इंश्योरेंस कंपनियों से, उसमें लिस्टेड जो कंपनीज है उनका नाम भी दिया हुआ है। तो सरकार का पीछे से पूरा बैकअप है। और ऐसे में अगर सरकार की निगरानी के बावजूद अगर ये कंपनियां बदमाशी कर रही हैं, तो फिर सरकार कुछ क्यों नहीं कहती सर? देखिए, प्रदेश सरकारों का इसमें सबसे बड़ा अहम जिम्मेदारी आगे। अभी प्रधानमंत्री जी की आपने बात कही, उनकी नीति और नीयत बहुत साफ है। वो किसानों के नुकसान से बचाने के लिए उन्होंने तो यहां तक प्रावधान करवाया कि अगर फसल कटने के बाद खेत में रखी हुई है और वो बरसात से खराब हो गई तो उसको भी भरपाई होगी। अगर फसल में पहले आप देखिए कि पहले के जो प्रतिशत था उसको घटा के उसको कम प्रतिशत किया गया, पहले ब्लॉक रखा गया होता था, उसे एक गांव की इकाई पे लाया गया है। स्थितियां ये है कि जो प्रदेश सरकार की मशीनरी है उसका इसमें बहुत बड़ा जिम्मेदारी बनती है कंपनियों के साथ। नहीं सर, हम तो देखिए इसमें जो पूरी अवधारणा है प्रधानमंत्री बीमा फसल बीमा योजना की, जो पूरी अवधारणा है, आपने सही कहा, बड़ी वृहद रखी गई है। इसमें 4 तरह के लॉसेस को कवर करने की बात कही गई है। इसमें अगर लोकल कैलेमिटी, मतलब जैसे कि हेल स्टॉर्म या लैंडस्लाइड की वजह से अगर कोई नुकसान होता है तो उसका भरपाई होगा। दूसरा, जो बुआई से, प्लांटिंग से या अंकुरण से रिलेटेड जो रिस्क हैं वो इसके तहत कवर है। इसके अलावा जो खड़ी फसल है वो इसके तहत कवर है। और जैसा कि कृष्णवीर जी बता रहे हैं कि पोस्ट हार्वेस्ट यानी कि फसल कटाई के बाद भी अगर कोई नुकसान होता है तो वो भी कवर है। लेकिन सर, इतना सब कुछ होने के बावजूद बड़ा अच्छा सा लगता है ये देखने में, और कागजों में बहुत खूबसूरत लगता है सर, इसके लिए तारीफ होनी चाहिए। लेकिन एक किसान को जब अंत में क्लेम नहीं मिलेगा तो वो किसे कोसे, और उसका दर्द हर कोई जान रहा है। आपके माध्यम से सरकारें भी जान रही हैं, प्रधानमंत्री जी भी जान रहे होंगे। तो फिर आखिर एक्शन क्यों नहीं होता है सर? मेरा निवेदन प्रदेश सरकारों से ये है कि वो तत्काल उन कंपनियों की जिम्मेदारी और उन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करें कि 30 दिन के अंदर आप बीमा राशि अदा करेंगे जिन किसानों के खेतों में नुकसान हुआ है, और अन्यथा
उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है, कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ हो। क्योंकि क्या करेगा किसान, कहां जाके मरेगा, उसकी जेब में पैसा नहीं होगा, उसने कर्जा लेके फसल बोई है और फसल बर्बाद हो गई है, उसने बीमा करवाया अपनी फसल का। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जिन किसानों ने बीमा नहीं करवाया उनको प्रदेश सरकारें सहायता करती हैं, बिल्कुल, क्योंकि कंपनी उनके लिए कोई मदद नहीं करती, वो सिर्फ प्रदेश सरकारों पे निर्भर है या केंद्र सरकार की जो राशि होती है सहायता की, एनडीआरएफ की, उस पर निर्भर रह जाता है। बिल्कुल सर। देखिए, हम तो यही चाहेंगे कि इसका दायरा बढ़े। अब इसका फायदा चाहे इंश्योरेंस कंपनी को मिले, कानूनों में बदलाव, कानूनों में सुधार जरूरी है। हम तो वही कह रहे हैं सर। हाँ, हम तो शुरुआत यहां से कर रहे हैं कि दायरा बढ़ाइए। दायरा तभी बढ़ेगा जब ये बीमा लोकप्रिय होगा। लोकप्रिय तभी होगा जब सही समय पर क्लेम सेटल होंगे, जब किसानों के सामने एक नजीर पेश होगी कि वो बीमा जब लेते हैं तो उसका फल भी उनको मिलता है, नुकसान की भरपाई भी उनसे होती है। और दूसरा, अगर प्राइवेट कंपनियों के लोग बदमाशी कर रहे हैं तो ठीक है, समझ में आता है कि चलिए उनकी कोई सुनने वाला नहीं, लेकिन यहां तो पीछे सरकार का, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की मॉनिटरिंग है। और अगर दोनों की मॉनिटरिंग में अगर बीमा कंपनियां बदमाशी कर रहे हैं तो फिर सरकारी अधिकारी जो वहां पर मिले, वो मिली भगत जो कर रहे हैं अधिकारी, उनकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और जब तक ये जिम्मेदारी तय नहीं हुई तब तक मुझे लगता है कि ये जो फसल बीमा का जो पूरा का पूरा अवधारणा है देश में, ये पूरा वो साकार रूप नहीं ले पाएगी। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में स्थितियां बेहतर हों, अच्छी हों, बदलें और किसानों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जरूर हो। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णवीर चौधरी जी, आपने वक्त निकाला। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, संवेदनशील विषय है, आपने ग्राउंड रियलिटी यहां पर रखी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त निकालने के लिए। में निजी अस्पतालों की तरफ से राइट टू हेल्थ बिल को लेकर हुए तमाम विरोध के बावजूद विधानसभा में इस बिल को पारित कर दिया गया है। इस बिल के खिलाफ जयपुर में डॉक्टर्स ने जमकर विरोध किया। डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक राइट टू हेल्थ बिल निरस्त नहीं हो जाता तब तक वो प्रदर्शन करते रहेंगे। सवाल यह है कि आखिर डॉक्टरों का विरोध क्यों है। इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस और डॉक्टर्स के बीच झड़प भी हुई। मामला बढ़ा तो पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। अब सवाल यह है कि आखिर इस बिल का विरोध क्यों हो रहा है, इस बिल के प्रावधान क्या हैं? तो जरा मोटा मोटी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, राइट टू हेल्थ बिल जो कि राजस्थान में विधानसभा में पारित किया गया है, इसके तहत आपातकाल यानी कि इमरजेंसी के दौरान जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन्हें निशुल्क इलाज के लिए बाध्य किया गया है। यानी कि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो आपको बिना फीस के, बिना किसी शुल्क के इलाज करना अनिवार्य होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर इमरजेंसी है तो कोई भी हॉस्पिटल किसी मरीज के पास या उसके तीमारदार के पास पैसे नहीं हैं, इस आधार पर उसके इलाज से इनकार नहीं कर सकता। निजी अस्पताल के डॉक्टर्स यही कह रहे हैं। सबसे बड़ा विरोध इसी बात को लेकर है। निजी अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि इमरजेंसी की परिभाषा क्या है ये हमें समझ में नहीं आ रहा, इसके दायरे में कौन आता है। ऐसे तो हर मरीज आएगा, अपनी बीमारी को इमरजेंसी बताएगा और निशुल्क इलाज कर लेगा। अस्पताल वाले इतना खर्चा कहां से लाएंगे? पहला जो सबसे बड़ा रार का कारण है। दूसरा रार का कारण, प्राइवेट अस्पतालों के महंगे इलाज और मरीजों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है। अब निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स का यह कहना है कि प्राधिकरण में विशेषज्ञ जो हैं उनको शामिल किया जाना चाहिए ताकि वो अस्पताल की परिस्थितियों को समझते हुए तकनीकी इलाज की प्रक्रिया समझें। अगर ये विषय के विशेषज्ञ नहीं होंगे तो फिर अस्पतालों को ब्लैकमेल भी किया जा सकता है, इससे तो भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। तो इस तरह की बातें हैं। एक और जो रार का कारण है वो है कि अगर गंभीर बीमारी से ग्रसित किसी मरीज को रेफर किया जाता है तो उसके लिए एम्बुलेंस का जो अरेंजमेंट है वो भी अस्पताल को करना होगा। और इस बात को लेकर भी अस्पतालों का और डॉक्टर्स का विरोध है। तो कुल मिला के ये मोटे मोटे पॉइंट हमने आपको बताए। आशुतोष हमारे सहयोगी जयपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, थोड़ा और तफसील से वो प्रकाश डालेंगे इस पूरे मुद्दे पर। आशुतोष, अभी क्या स्थिति है वहां पर इस बिल को लेकर? विरोध किस तरह का चल रहा है और मुख्य बिंदु क्या है विरोध के? अब देखिए, जहां तक विरोध की बात की जाए तो कल से इस विरोध की शुरुआत हुई थी। एक रैली निकाली गई और उस रैली को विधानसभा की तरफ जो जाने वाला रास्ता है यानी कि जो जनपथ है वहां रोका गया। उसके बाद में लगातार जो विरोध है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया था। जहां तक आज की बात करें तो पुलिस को आज वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। जो डॉक्टर्स हैं निजी अस्पताल से जुड़े हुए लगातार
विधानसभा बढ़ने की तरफ कूच कर रहे थे। बैरिकेड्स को तोड़ने के लगातार जो प्रयास थे वो उनकी तरफ से किए जा रहे थे और इसलिए खासी जो झड़प है वो पुलिस और उनके बीच में लगातार देखने को मिल रही थी। जहां तक आज के इस पूरे आंदोलन की शाम खत्म होते की बात करें तो तकरीबन 50 से 60 के आसपास जो डॉक्टर्स थे वो मौजूदा जो धरना स्थल था वहां पे मौजूद रह गए थे। और कारण क्या है कि ये जो जनपद का जो परिसर है ये हाईकोर्ट के पास में है और यहाँ पे किसी भी तरीके का जो धरना प्रदर्शन है ये करना अलाउड नहीं था। ऐसे में मजबूरन अब से तकरीबन 10 मिनट पहले तमाम जो डॉक्टर्स थे उन्होंने अपनी इच्छा से पुलिस को गिरफ्तारियां दे दी, यानी कि तकरीबन 50 के आसपास ऐसे जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपनी जो गिरफ्तारियां हैं वो पुलिस को दी है। जहां तक इस बिल के बारे में बात करें तो तकरीबन 2 से 3 महीने से सरकार और डॉक्टर्स के बीच में ये गतिरोध चल रहा था कि ये बिल आए या नहीं आए। सरकार चाहती थी कि ये बिल बहुत स्पष्ट तौर पे जनता के हित में आए, लेकिन डॉक्टर्स को ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस बिल के आने से उनका बहुत बड़ा अहित हो जाएगा, डॉक्टर्स और मरीज के बीच की जो दूरियां हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी और ये जो बिल है ये किसी भी सूरत में निजी अस्पतालों के हित में नहीं है। ये लगातार एक माहौल बनाया जा रहा था, लेकिन उस गतिरोध को तोड़ा गया। मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत है उनके स्तर पे एक कमेटी गठित की गई, उसके अंदर मुख्य सचिव मौजूद थे, उसके अंदर वित्त सचिव मौजूद थे और उनके साथ में वार्ता की गई। तकरीबन सहमति 3 दिन पहले बन भी गई थी। डॉक्टर्स की तरफ से इस बात की घोषणा भी कर दी गई थी कि तमाम जो बिंदु बताए गए हैं, एक तो आपातकालीन जो शब्द का इस्तेमाल किया गया था उससे बहुत बड़ी आपत्ति थी। तमाम जो आशुतोष, सहमति किन किन बिंदुओं पर बनी थी? वो कौन से पॉइंट्स थे जहां पर कॉमन ग्राउंड्स पे आ गए थे दोनों पक्ष? देखिए, आपातकाल का जो शब्द था उससे बहुत बड़ी आपत्ति थी तमाम निजी अस्पतालों को और उससे जुड़े डॉक्टर्स को। उनका ये कहना था कि आपातकाल में कोई भी मरीज आए हमारे पास आएगा, हम उसका इलाज किस स्थिति में करेंगे, वो किस तरीके का मरीज होगा, हमारे पास उसका एक्सपर्ट मौजूद होगा या नहीं होगा, बिल का जो भुगतान होगा वो कौन करेगा। और अगर देखिए आमतौर पे इमरजेंसी की स्थिति में जब कोई भी मरीज या परिजन अपने व्यक्ति को लेके जाता है तो डॉक्टर्स के बीच में, अस्पताल के बीच में तनातनी की स्थिति पैदा हो जाती है, तो उसको लेकर भी खासा जो रोष था वो डॉक्टर्स के बीच में था। तो सरकार ने ये कहा कि इसके लिए एक अलग से रेवेन्यू बना दिया जाएगा, आप तो इमरजेंसी में इलाज कीजिए और उसका जो खर्चा होगा उसका सरकार देगी, लेकिन आप इस बात के लिए बाध्य होंगे कि आपको उसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इमरजेंसी किसी भी तरीके की होगी तो उसको एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होगी। और ना सिर्फ निजी अस्पताल बल्कि सरकारी अस्पतालों में भी बेहतर हो सके, इस बात की भी जो पुख्ता चीजें हैं वो सरकार की तरफ से इस बिल के अंदर तय की गई हैं। उदाहरण के लिए सरकार की तरफ से तय किया गया है कि सरकार के ना सिर्फ बड़े अस्पताल बल्कि जो छोटे अस्पताल है, पीएससी की बात करें, सीएससी की बात करें, सब सेंटर्स की बात करें, वहां कुछ टेस्ट और इलाज निर्धारित कर दिया जाएगा, यानी कि वहां उस टेस्ट को करना ही पड़ेगा, वो इलाज की सुविधा वहां पे नहीं होगी। बहुत सारी ऐसी बातें थी। बिल्कुल आशुतोष, यानी कि कई तमाम ऐसे बिंदु थे जिन पर गतिरोध बना रहा। देखिए, अपने आप में आपने सुन भी लिया होगा आशुतोष जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, और हमने भी आपको जो बताया कि कहां कहां गतिरोध है, उससे अपने आप इस बिल का स्वरूप आपको पता चल रहा होगा। देखिए, इस बिल में मोटा मोटी वही बातें हैं जो एक आम व्यक्ति चाहता है, एक आम आदमी चाहता है कि उसको डिनायल ना हो, उसको इलाज के लिए मना ना किया जाए, पैसे हो ना हो। ऐसा नहीं है कि कोई कह रहा है कि हमें फ्री में इलाज कर दीजिए, लेकिन कई बार उस वक्त उन परिस्थितियों में पैसा नहीं होता है, पैसा जुटाने में समय लगता है, कई बार सरकार खुद कह रही है कि हम दे देंगे अगर। तो कुल मिला के ये वो बातें हैं जो आम आदमी से जुड़ी हुई हैं। अब लेकिन इसमें जो पक्ष है डॉक्टर्स का और अस्पतालों का, वो भी स्वाभाविक है कि आप डेफिनेशंस को तो क्लियर कीजिए कि क्या इमरजेंसी है, कौन कौन से प्रावधान है। तो अपने अपने पक्ष हैं, लेकिन देखते हैं, अपने आप में क्रांतिकारी ये बिल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक आम राय क्या बन पाती है या नहीं, ये देखना बड़ा लाजमी होगा। तो इसलिए इस पर हम आगे भी नजर रखेंगे, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर, और इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे कि क्या राजस्थान जैसा मॉडल, कम से कम जहां से शुरुआत हुई है या चर्चा कम से कम शुरू हुई है, क्या ये मॉडल देश के बाकी इलाकों में लागू किया जा सकता है या इसी तरह से वो भी गतिरोध का भेंट चढ़ जाएगा। करेंगे इस पर लगातार चर्चा, लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष। नजर बनाए रखें, आपसे अपडेट आगे भी लेते रहेंगे। चलिए, अब एक और आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा, स्वास्थ्य के बाद अब बात पेंशन की। सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस में बड़े बदलाव कर सकती है। कांग्रेस शासित राज्यों की पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करने के बाद अब बीजेपी शासित राज्यों पर भी दबाव बन रहा है। अगर विपक्ष ने लोकसभा चुनाव में से मुद्दा बना लिया तो केंद्र सरकार का सिरदर्द बढ़ना स्वाभाविक है। ऐसे में सरकार एनपीएस में ऐसा बदलाव करना चाहती है जिससे वो पुरानी पेंशन स्कीम जैसी ही आकर्षक लगे। लेकिन सवाल यह है कि कोई ऐसी स्कीम कैसे आएगी
किस स्वरूप में आएगी जो पुरानी पेंशन स्कीम से भी अच्छी लगे और नई पेंशन स्कीम से भी ज्यादा बेहतर लगे। तो बीच का रास्ता क्या होगा, देखिए इस रिपोर्ट। फ्रांस की इन तस्वीरों को देखिए। इतनी आगजनी, इतना हिंसक विरोध पेंशन में थोड़े से बदलाव की वजह से है। वहां की सरकार ने पेंशन लेने की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 कर दी है। इतना विरोध इसलिए भी हो रहा है क्योंकि वहां पेंशन हर व्यक्ति को मिलती है, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो या प्राइवेट जॉब में हो। इसलिए ये मुद्दा हर व्यक्ति से सीधे सीधे जुड़ा है। हमारे देश में भी पेंशन को लेकर संघर्ष चल रहा है, मगर ये उतनी चर्चा में नहीं रहता क्योंकि ये सिर्फ सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये एक ऐसा चुनावी मुद्दा है जिससे देश के 5% लोगों का हित भी नहीं जुड़ा है। इन 5% लोगों को पेंशन बाकी के 95% लोगों से वसूली गए टैक्स से दी जाती है। अब बात करते हैं मुद्दे की। सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस और ओल्ड पेंशन स्कीम के विवाद को खत्म करना चाहती है। कांग्रेस शासित राज्यों ने पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करके ऐसा दबाव बना दिया है कि सरकार एनपीएस में बदलाव करने के लिए मजबूर होती दिख रही है। न्यू पेंशन स्कीम में गारंटीड रिटर्न पर वित्त मंत्रालय में चर्चा हो रही है। इसमें मिनिमम गारंटीड पेंशन का प्लान है। यही नहीं, पेंशनर के फंड पर अतिरिक्त कमाई भी उसे ही मिलेगी। एनपीएस को आकर्षक बनाने के लिए सरकार अपना योगदान 14% से ज्यादा करने पर भी विचार कर रही है। इससे खजाने पर बिना बोझ डाले सरकारी योगदान बढ़ेगा। सरकार पेंशन बढ़ाने के लिए एन्युटी में ज्यादा निवेश का प्रस्ताव दे सकती है। फिलहाल कुल फंड का 40% एन्युटी में निवेश होता है। इस एन्युटी से ही लोगों को पेंशन मिलती है। फिलहाल एनपीएस में आखिरी वेतन का करीब 35% तक पेंशन संभव है। हालांकि मार्केट से लिंक होने पर इसकी गारंटी नहीं होती, मगर सारी लड़ाई ये 35% को बढ़ाने के लिए ही हो रही है। अब बताते हैं कि एनपीएस की मौजूदा व्यवस्था क्या है। इसे लेने के लिए सरकारी कर्मचारी को हर महीने अपनी बेसिक सैलरी का 10% हिस्सा एनपीएस मद में कटवाना होता है। इसमें 14% सरकार भी अपना योगदान देती है, यानी फिलहाल बेसिक सैलरी का 24% हिस्सा पेंशन के मद में कट जाता है। ये पैसा फंड मैनेजर्स को दिया जाता है, जो कर्मचारी की इच्छा के हिसाब से शेयर और डेट में निवेश करते हैं। जब कर्मचारी रिटायर हो जाता है तो वो कुल कॉर्पस का 60% एक मुश्त निकाल सकता है। रिटायरमेंट के वक्त निकाला गया एक मुश्त पैसा टैक्स फ्री होता है। बाकी 40% रकम एन्युटी प्लान में निवेश की जाती है। इसी एन्युटी के पैसे से लोगों को पेंशन दी जाती है। लेकिन पुरानी पेंशन योजना में पैसे का भुगतान सरकार की ट्रेजरी के जरिए होता है। रिटायरमेंट के वक्त कर्मचारी के वेतन की आधी राशि पेंशन के तौर पर दी जाती है। रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिजनों को पेंशन मिलती है। इसके अलावा पेंशन के साथ डीए का भी प्रावधान है। स्कीम में सरकारी कर्मचारियों को कोई योगदान नहीं देना होता है। पेंशन का खर्च इतना बढ़ गया है कि कई राज्यों में सरकारों के पास विकास और जन कल्याण के दूसरे कामों के लिए पैसा ही नहीं बचता। सरकार न्यू पेंशन स्कीम में बदलाव कर पैसे को बचाना चाहती है ताकि विकास के कामों के लिए पैसे कम न पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सूरत के उतरन पावर हाउस के 85 मीटर ऊंचे कूलिंग टावर को आज जमीन दोज कर दिया गया। नियंत्रित विस्फोटक की मदद से टावर को गिराया गया। इस दौरान करीब 50 मीटर के दायरे में धूल का गुबार छा गया। महज 15 सेकेंड और 85 मीटर ऊंचा टावर मलबे में ढेर। ये तस्वीरें सूरत की हैं। यहां उतरन पावर हाउस का टावर चंद सेकंड में ही ध्वस्त हो गया। इस टावर की कुल ऊंचाई 85 मीटर थी और इसमें 72 खंभे लगे हुए थे। उतरन स्थित बिजली घर के कूलिंग टावर को गिराने के लिए तकनीकी टीम पिछले 2 महीने से तैयारी कर रही थी। इसे गिराने के लिए लगभग 220 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। कंट्रोल्ड एक्सप्लोसिव ब्लास्ट टेक्नोलॉजी की मदद से यह विशाल टावर महज 15 सेकंड में ही धूल के गुबार में समा गया। लेकिन इस एक्शन के बाद लोगों के सामने एक बार फिर यादें ताजा हो गई 28 अगस्त 2022 की, जब नोएडा में सुपरटेक की 32 मंजिला ट्विन टावर को गिराया गया था। सूरत के कूलिंग टावर की ही तरह नोएडा का ट्विन टावर भी चंद सेकंड में ढेर हो गया था, लेकिन अब भी उसके मलबे का ढेर सोसाइटी के लोगों को सता रहा है।
बताया जाता है कि बीते महीने की 26-27 तारीख से ट्विन टावर के मलबे को हटाने का काम शुरू हो गया है, लेकिन अभी पूरी तरह से मलबा हटने में समय लग सकता है। जब ट्विन टावर गिराए गए थे तो यहाँ के निवासियों ने ताली बजाकर कदम का स्वागत किया था, लेकिन आज यही मलबा उनके स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। नोएडा अथॉरिटी ने एडिफाइस नाम की कंपनी से मलबा हटाने का काम 45 दिनों में पूरा करने के लिए कहा था। लोगों का रहन सहन कितना खराब हो चुका है, इसकी गवाही तो यहाँ के घरों की खिड़की पर लगे पर्दे दे रहे हैं, जो आज सीमेंट वाली हवा में काले हो चुके हैं। सवाल यही है कि भ्रष्टाचार की इमारतें गिर तो रही हैं, लेकिन इस देरी ने कई लोगों की सेहत बिगाड़ दी है। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया। पंजाब नेशनल बैंक के 13,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी को इंटरपोल से बड़ी राहत मिली है। इंटरपोल ने उसका नाम वांटेड लिस्ट से यानी कि रेड कॉर्नर नोटिस से वापस ले लिया है। दिसंबर 2018 में चौकसी का नाम इस लिस्ट में शामिल हुआ था। इंटरपोल ने भगौड़े कारोबारी मेहुल चौकसी के खिलाफ जारी रेड कॉर्नर नोटिस हटा लिया है। इंटरपोल की कार्रवाई पर अब राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर करारा वार किया है। देशभक्ति की बात करने वाले बताए बैंक का पैसा लेकर भागने वाले पर क्या कार्रवाई हुई है। मेहुल चौकसी ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देने वाले देशभक्ति की बात करना ये एक मजाक है। तो इसीलिए हम पहले तो सरकार से ये पूछेंगे, पहले तुम्हारी सफाई इसके बारे में दो। बताया जा रहा है कि फ्रांस के लियोन शहर स्थित इंटरपोल के मुख्यालय में चौकसी की ओर से दायर याचिका के आधार पर ये कदम उठाया गया है। फिलहाल इस मामले पर सीबीआई की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। चौकसी 2018 में देश छोड़कर भाग गया था। 10 महीने बाद उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ। तब तक वो एंटीगुआ और बारबुडा में छिपा हुआ था। बाद में उसे यहाँ की नागरिकता मिल गई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि रेड कॉर्नर नोटिस रद्द करने से मेहुल के केस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नवरात्र के मौके पर माता वैष्णो देवी भवन की सजावट देखते ही बनती है। देश विदेश से फूल और फल मंगाकर मां का दरबार सजाया गया। साथ ही नवरात्र को देखते हुए वैष्णो देवी धाम में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। कल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो जाएगी। इससे पहले आदि शक्ति की आराधना के लिए मंदिर सज गए हैं। हमेशा की तरह माता वैष्णो देवी के भवन की भव्य सजावट की गई है। माता वैष्णो देवी के भवन परिसर को देसी और विदेशी फूलों के साथ सजाया गया है। सजावट के लिए फूलों के साथ साथ फलों का भी इस्तेमाल किया गया है। फल फूलों की सजावट के साथ ही भवन परिसर के 1 किलोमीटर के इलाके में रंग बिरंगी झालरें भी लगाई जाएंगी। जगह जगह विशाल स्वागत द्वार बनाए गए हैं। नवरात्र में यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को भवन की भव्यता के साथ ही अलौकिक छटा देखने को मिलेगी। नवरात्र महोत्सव को ध्यान में रखते हुए पूरे माता वैष्णो देवी धाम में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। चाक चौबंद सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। मां वैष्णो देवी की यात्रा कड़ी निगरानी में रहेगी। श्राइन बोर्ड ने भवन के साथ ही सभी यात्रा मार्गों पर महत्वपूर्ण स्थानों पर हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। बात बाजार की। मंगलवार को बाजार में हैप्पी वाला मूड माहौल देखने को मिला। सेंसेक्स 446 अंकों की तेजी के साथ 58,000 के पार बंद हुआ। निफ्टी 119 अंक उछलकर 17,100 के पार बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी बैंक 42,900 के पार करीब ये बंद हुआ। वरुण दुबे बता रहे हैं पूरे दिन का एक्शन। देखिए, भारतीय बाजारों में आज अच्छी खासी तेजी देखने मिली है और इसका सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल मार्केट्स। ओवरनाइट अगर आप देखेंगे तो यूएस के मार्केट से काफ़ी अच्छे संकेत थे, वहाँ तेज़ी देखने मिली और दिन भर भी डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स, बाकी मार्केट्स जो है वहाँ पे भी अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली थी। जो डर था कहीं ना कहीं बैंकिंग क्राइसिस का, वो थोड़ा बहुत कम हुआ ग्लोबल मार्केट्स में और साथ ही साथ फेड की पॉलिसी आने वाली है, उसके पहले कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट्स में तेज़ी देखने मिली। उसका काफ़ी हद तक असर जो है वो भारतीय बाजारों में भी देखने मिला है। और आप देखिए, सबसे ज़्यादा तेज़ी वहीं हुई है जहाँ सबसे ज़्यादा गिरावट थी, यानी कि बैंक निफ्टी। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो करीब 1.25% के आसपास के गेंस देखने मिले। निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, इनफैक्ट जो छोटे मझोले स्टॉक्स थे वहाँ पे भी आज अच्छी खासी खरीदारी देखने मिली। तो एक ब्रॉड बेस्ड खरीदारी जो है आज भारतीय बाजारों में देखने मिली है। साथ ही साथ कोई खराब खबर नहीं आई, ये सबसे अच्छी बात थी। तो यहाँ से भी बाजार को सहारा मिला है। टॉप गेनर्स की बात करें तो खासकर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, यहाँ पे आज अच्छी खासी तेज़ी थी। HDFC लाइफ निफ्टी का टॉप गेनर था। इसके अलावा बजाज फाइनेंस में तेज़ी थी। बजाज ऑटो, एक्सिस बैंक जैसे काउंटर्स जो थे वो निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल थे।
लूजर्स कौन थे? तो खासकर एफएमसीजी और आईटी स्टॉक्स, यहाँ पे काफ़ी हद तक दबाव देखने मिला। एचयूएल टॉप लूजर था, इसके अलावा पावर ग्रिड, ब्रिटानिया, डीवीज डैब जैसे काउंटर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आज थोड़ा बहुत दबाव देखने मिला है। फोकस में खासकर एसेट मैनेजमेंट कंपनी थी, क्योंकि यूटीआई एएमसी में फंड बाइंग हुई। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो खासकर एएमसी स्टॉक जो है उनमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली। एचडीएफसी एएमसी में भी बाइंग हुई है। यूटीआई एएमसी, प्रूडेंट एडवाइजर सर्विसेज, इन सभी स्टॉक्स को अगर आप देखेंगे तो 5 से 6% की तेज़ी देखी गई। इसके अलावा मिड कैप्स में अगर आप देखेंगे तो स्टोक्राफ्ट 11% के आसपास की तेज़ी यहाँ थी। सीएसबी बैंक, अनुपम रसायन, सीक्वेंट साइंटिफिक, वेंकीज जैसे काउंटर्स है जहाँ पे अच्छे खासे गेंस थे। लेकिन गिरावट केपरी ग्लोबल, 361, गेल और टीम लीज जैसे काउंटर्स थे जहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिली है। तो एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन था भारतीय बाजारों के लिए। जो सेल ऑफ आया था उसके बाद एक बेहतरीन रिकवरी आज भारतीय बाजारों में देखने मिली। काफ़ी हद तक ग्लोबल मार्केट का सहारा जो है वो भारतीय बाजारों को मिला। और जरा अमेरिकी बाजारों का हाल भी देख लेते हैं, वहां पर किस तरह के कारोबार के संकेत मिल रहे हैं। तो देखिए हरियाली फिलहाल छाई हुई है यूएस मार्केट्स में। डाउ जोन्स में आप देखिए 217 अंकों की तेजी, 32,463 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है डाउ जोन्स। S&P अगर आप देखें तो 3,987 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, 35 अंकों की तेजी। और इसी तरह से 64 अंकों की तेजी के साथ 11,740 के स्तर पर फिलहाल नैस्डैक कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो हरे निशान में फिलहाल अमेरिकी बाजार कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। टाटा कंज्यूमर के साथ डील रद्द होने के बाद अब बिस्लरी की कमान कौन संभालेगा? खबर है कि अब कंपनी बिकेगी नहीं, बल्कि कंपनी के चेयरमैन रमेश चौहान की बेटी जयंती चौहान कारोबार को संभालेंगी। बिस्लरी को लेकर जयंती का क्या है प्लान, जानने के लिए चलते हैं आशीष चतुर्वेदी के पास। आशीष, टाटा कंज्यूमर के साथ बिस्लरी की डील टूटने के बाद अब प्लान क्या है? देखिए, टाटा कंज्यूमर के साथ 7,000 करोड़ की डील कॉल ऑफ होने के बाद बड़ा सवाल उठ रहा था कि बिस्लरी की कमान कौन संभालेगा। तो देखिए, जो कंपनी के चेयरमैन हैं रमेश चौहान जी, इनकी बेटी ने अब सामने आकर कहा है कि वही कंपनी को आगे बढ़ाएंगी और पूरी मैनेजमेंट टीम जो है इनकी वो प्रोफेशनली रन करेगी कंपनी को। इनके साथ मिलकर यही अब कंपनी की कमान जो है वो संभालती नजर आएंगी। वैसे अगर आप देखें तो इनके पिताजी को काफ़ी लंबा अनुभव है, 24 साल की उम्र से कंपनी ने जो है यहाँ पर शुरुआत की थी और बहुत बड़े ब्रांड जो है भारत को दिए। मिसाल के तौर पर आप देखिए थम्स अप है, गोल्ड स्पॉट है, माजा, लिम्का जैसे जो है वो उन्होंने कोको कोला को डाइवेस्ट किया। और इसके बाद अगर आप देखें तो बिस्लरी की ग्रोथ स्टोरी अपने आप में काफ़ी अहम है। ये बाजार जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का है, इसकी साइज़ फिलहाल आप देखिए 20,000 करोड़ के आसपास की है और इसमें से करीब 60% जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। और यहाँ से टोटल अगर आप देखें तो बिस्लरी की होल्डिंग ब्रांड वैल्यू काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 32% का बड़ा मार्केट शेयर ये होल्ड करते हैं। तो अब सी जो खबरें हैं वो साफ हो चुकी हैं कि कंपनी की जो जयंती जी हैं वही अब यहाँ से आगे कमान संभालेंगे। आने वाले दिनों में बिस्किट, पैकेज्ड फूड से लेकर नहाने के साबुन तक सस्ते हो सकते हैं। क्या वजह है, जानने के लिए चलते हैं वरुण दुबे के पास। वरुण, पाम तेल सस्ता हो गया है तो इसके क्या क्या फायदे होंगे? देखिए, आने वाले दिनों में आपके डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं उनके दामों में कमी आ सकती है। खासकर साबुन अगर आप देखेंगे तो उसके दाम कम हो सकते हैं। खाने पीने की चीज़ों में अगर आप देखेंगे तो बिस्किट्स, साथ ही साथ जो चिप्स आप खाते हैं उसके दाम, होटल में जो आप जाते हैं उसके दाम, इन सब में कमी आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है पाम तेल के दाम में कटौती। दरअसल अगर आप देखेंगे तो पाम तेल जो है उसके दाम में लगातार कटौती देखने मिल रही है इंटरनेशनल मार्केट्स में, और ये अब 1.5 महीने के निश्चित स्तर पर पहुंच चुका है। सिर्फ ये ही नहीं, बाकी भी अगर आप देखेंगे तो सूरजमुखी का तेल यहाँ पे करीब 15% के आसपास की गिरावट हुई है। सरसों का तेल जो है उसमें भी करीब वो 2 साल के निश्चित स्तर पर पहुँच चुका है। भारत जो है वो इन ज़्यादा से ज़्यादा ये जो तेल है उनको इंपोर्ट करता है और ख़ासकर एफएमसीजी कंपनियां जो है इनका इस्तेमाल करती है। आप देखिए, जो कंपनियां साबुन बनाती है, खासकर एचयूएल, गोदरेज कंज्यूमर, ज्योति लैब्स जैसी कंपनियां जो है, इनका जो कुल रॉ मटेरियल पे खर्च होता है उसमें से 20 से 30% जो है वो केवल पाम तेल होता है। अगर आप बाकी कंपनियां देखेंगी, जैसे कि स्नैक्स बनाने वाली कंपनियां, प्रताप स्नैक्स है, इनका जो ओवरऑल रॉ मटेरियल का खर्च होता है उसमें से करीब 15 से 20% के आसपास का जो खर्च होता है वो पाम तेल का होता है। बिस्किट्स बनाती है ब्रिटानिया, आईटीसी जैसी कंपनियां, और इनको भी पाम तेल का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके अलावा आप काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स अगर आप जाएंगे तो वहाँ भी पाम तेल का इस्तेमाल जो है वो खाने पीने की चीज़ों में होता है।
तो काफ़ी हद तक अगर आप देखेंगे तो पाम तेल का इस्तेमाल जो है आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें जो होती है उसमें होता है और इसके दाम में जो है वो लगातार कमी होते जा रही है और इसी का फ़ायदा जो है आने वाले दिनों में ग्राहकों को मिल सकता है। अगर ये कंपनियां इस पूरे प्राइस कट को पास ऑन करें तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में आपकी जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं उनके कीमतों में गिरावट आ सकती है। तो इसी के साथ इंडिया 360 में आज बस इतना ही। हैशटैग याद रखिए, हैशटैग ZIndia360। कोई राय कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।